ઉદ્યોગ સાહસિક મિત્રો ઉદ્યોગ સ્થાપવો હોય તો જુદી જુદી સંસ્થાઓ તરફથી ઉદ્યોગ સાહસિકને લોન અને માહિતી આપવામાં આવે છે. લોન માટે એક અગત્યની સંસ્થા છે KVIC. આ KVIC શું કામ કરે છે, કેને લોન આપે છે, એની શું કામગીરી છે એ સમજવા જાણવા માટે આપણે ગુજરાત રાજ્યના રિજિયોન ઓફિસ જે KVICની છે અમદાવાદ ખાતે આવેલા છીએ. ત્યાં નોડલ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર શ્રી વિજેન્દ્રજી આપણી સાથે છે. વિજેન્દ્રભાઈને મળી અને આપણે KVIC વિશેની જાણકારી મેળવીએ. નમસ્કાર સાહેબ. નમસ્કાર જી. આપણે સાહેબ KVIC શું છે ને એના વિશે थोड़ी बात करशो सर? बिल्कुल. मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि मैं हिंदी में बात करूँगा, गुजराती में आपका जवाब नहीं दे पाएंगे. खादी ग्राम उद्योग आयोग पूज्य महात्मा गांधी जी के विचारों की देन है और महात्मा गांधी जी का एक ही उद्देश्य था कि कैसे देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारी मिले, कोई भी हाथ बिना काम के नहीं रहे. और उसी उद्देश्य से खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना सन 1956 में हुई है और तब से अविरल ये रोजगार कैसे देश में बढ़ाया जाए, कैसे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए, इस क्षेत्र में काम कर रहा है. जैसे आप सबसे समझते हैं खादी और ग्रामोद्योग, एक खादी का कपड़ा जो है उस क्षेत्र में हम काम करते हैं और दूसरा ग्रामोद्योग विलेज इंडस्ट्री जो है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, उस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं. और खादी ग्राम उद्योग आयोग का मुख्य उद्देश्य देश के बेरोजगार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराना है. अच्छा, KVIC की एक्टिविटी શું છે, કઈ કઈ કામગીરી કરે છે આપની संस्था? जैसे मैं पहले ही बताया, खादी एक काम है जिसमें खादी है, पोली वस्त्र है, सिल्क है, जो गांव में अपने कत्तिन बुनकर कपड़ा बनाते हैं, एक वो काम है. और जो दूसरा मुख्य काम है वो है ग्रामोद्योग. जो ग्रामोद्योग के हमारे कार्य हैं उनको हमने 7 क्षेत्रों में बांटा है. एक सबसे पहले आता है एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो उसमें आती है. दूसरा जो हमारा आता है REBT, रूरल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, ग्रामीण इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं. फिर है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी काम है वो उसके अंतर्गत आता है. उसके बाद में पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें केमिकल और प्लास्टिक से रिलेटेड हमारे जो कार्य आते हैं वो आते हैं. उसके बाद में आपका सर्विस एक्टिविटी, सेवा क्षेत्र के जो भी काम है उसके अंतर्गत आते हैं. फिर आता है हमारा हैंडमेड पेपर और फाइबर इंडस्ट्री. इसके अंतर्गत हमारे हाथ का कागज है या जो रेशे से बने हुए जो भी वो हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं हमारे. और जो लास्ट है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, खनिज आधारित जो भी उद्योग है वो भी हम लोग खादी ग्राम उद्योग आयोग के अंतर्गत करते हैं. खादी ग्राम उद्योग आयोग में अगर आप देखते हैं तो सभी तरह के उद्योग कवर होते हैं. आप एक बहुत छोटी सी नकारात्मक सूची जिसको आप बोलेंगे नेगेटिव लिस्ट है, जिसमें पान, बीड़ी, सिगरेट, मीट, मसाला जो गांधी जी के जो विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, या पॉलीथीन बैग्स जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, उनको छोड़ दे तो सभी तरह के उद्योग इसमें कवर होते हैं. अच्छा, KVIC ज़्यादातर जो पॉपुलर हुआ वो पहले से तो था ही, मगर जो गुजरात में ज़्यादा हुआ वो PMEGP प्रोग्राम से हुआ. तो PMEGP प्रोग्राम क्या है? हाँ, आप सही कह रहे हैं. पहले खादी ग्राम उद्योग से मतलब लोग कपड़े से समझते थे कि भाई खादी भंडार है या खादी का कपड़ा मिलता है तो खादी ग्राम उद्योग है, लेकिन वास्तव में ये नहीं है. खादी ग्राम उद्योग तो देश में बेरोजगारी दूर करने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है. हाँ, ये PMEGP आने के बाद में क्योंकि इसमें स्टेट राज्य सरकार को इन्वॉल्व किया गया, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, तो उसकी जो पहुंच है और उसकी जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है. और इस योजना के अंतर्गत वास्तव में बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत ही अच्छे अच्छे उद्योग इसके अंतर्गत लगे हैं. अच्छा, ये PMEGP की लोन किसको मिल सकती है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, लायकात क्या है, उसके बारे में बता सकते हैं? जो PMEGP आप अगर गुजराती में बोलते हैं तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो हम हिंदी में कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो इसका लाभ ले सकता है. इसमें अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन उसको मिलता है. जो लोन मिलता है वो बैंक के माध्यम से मिलता है और हम लोग जो है उस आवेदनकर्ता को सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं. और सब्सिडी का जो प्रतिशत है वो 15 से और 35% तक रहता है. अच्छा,
वो कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए मिलता है? जैसे मैंने बताया पहले, एक वो नकारात्मक सूची अगर आप छोड़ देते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें लोन मिलता है। इसमें हम लोग ने 2 क्षेत्र में इसको बांटा है। पहला क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कुछ बनावट काम करे, उसमें 25 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और दूसरा क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में हम 10 लाख रुपए तक का क्राइटेरिया फिक्स किया है, तो उसमें 10 लाख रुपए तक का अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है। वो तो उसमें कुछ आपका टर्म कंडीशन होगा ना कि ये इतना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए या ये एरिया में होना चाहिए, कि ऐसा कुछ है? बिल्कुल, इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कई बार जो लोग कहते हैं कि भाई किसी भी स्कीम में अगर आप राज्य सरकार या भारत सरकार की जाएंगे तो उसमें बहुत से प्रतिबंध होते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर कोई आदमी इसका लाभ ले सकता है। इसमें पहले मैं थोड़ा एक एजुकेशन के बारे में बताऊं। जैसे हमने बताया कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जो यूनिट्स है, उसमें अगर कोई भाई 25 लाख का लोन लेना चाहता है तो उसको 8 पास होना जरूरी है। लेकिन वो अनपढ़ भी है, उसको भी निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है, वो भी 10 लाख रुपए तक का लाभ इसके अंतर्गत ले सकता है। और सेवा क्षेत्र में अगर कोई भाई 8 पास है तो 10 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा ले सकता है। लेकिन अगर वो अनपढ़ है तो भी वो 5 लाख रुपए तक का लोन की जो सुविधा उसमें ले सकता है। तो ये लोन के लिए जो एप्लीकेशन है वो कहाँ से मिलेगा? इसमें लोन के लिए जो भारत सरकार ने खादी ग्राम उद्योग आयोग को नेशनल नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय अभिकरण बनाया है, और उसके साथ राज्य सरकार के सभी जो प्रदेश है उनमें जिला उद्योग केंद्र, वह हमारे पार्टनरिंग एजेंसी है। और जो राज्य सरकार के खादी ग्राम उद्योग बोर्ड होते हैं वो भी एक क्रियान्वयन एजेंसी इसके अंतर्गत है। तो जो उद्यमी अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाहता है उसके लिए वो सीधे खादी ग्राम उद्योग आयोग से संपर्क कर सकता है, वो अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकता है, या जिला उद्योग केंद्र में ही खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का भी एक स्टाफ बैठता है, उससे भी संपर्क कर सकता है। और वेबसाइट पे भी मिलता होगा? हाँ, बिल्कुल। वेबसाइट खादी ग्राम उद्योग आयोग की वेबसाइट है www.kvic.org.in, उस पे भी। और पीएमईजीपी के नाम से भी अगर आप जाएंगे तो पीएमईजीपी की भी एक सेपरेट वेबसाइट है, आप उस पे भी ले सकते हैं। और हम लोगों ने जो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनसे भी इसकी जानकारी वो ले सकते हैं। अच्छा, और एप्लीकेशन के साथ साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट का थोड़ा लिस्ट। हाँ, एक तो आवेदन पत्र बेनिफिशियरी को देना होगा। दूसरे, जैसे मैंने बताया अगर वो 25 लाख रुपए का लोन लेना चाहता है तो 8 पास हो तो उसके लिए एजुकेशन का एक सर्टिफिकेट उसका है। अगर उसका कम है तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है। उसके साथ उसके जो रहता है जिस जगह पर, उसका पुरावा उसका होना चाहिए। जिस जगह पर उनको काम करना है उस जगह का कुछ उनके पास प्रूफ होना चाहिए। फिर अगर वो आरक्षित श्रेणी में है तो आरक्षित श्रेणी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उसमें भारत सरकार की तरफ से 10% ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। और उसके जो मशीन वो खरीदना चाहता है उसकी कोटेशन उसके पास होना चाहिए। थोड़ा उसके प्रोजेक्ट की उसको पूर्ण जानकारी, मतलब जो वो काम करना चाहता है, अच्छा है कि वो उससे संबंधित ही कार्य करे। और ये पेपर उसके अंतर्गत जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो लगाने होते हैं। अच्छा, और उसकी प्रोसीजर क्या है? वो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट के साथ कहाँ रखे, कहाँ दीजिए? ये एप्लीकेशन वो सीधे खादी ग्राम उद्योग आयोग को भेज सकता है। लेकिन अगर वो उद्यमी शहरी क्षेत्र में काम करना चाहता है तो शहरी क्षेत्र के लिए हमने जिला उद्योग केंद्र को नामित किया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो हमें सीधे खादी ग्राम उद्योग को आवेदन कर सकता है, वो खादी बोर्ड को आवेदन कर सकता है, और जिला उद्योग केंद्र को भी आवेदन कर सकता है। और हमारा जो सब्सिडी का क्राइटेरिया है वो भी हम लोगों ने, आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो कैटेगरी वाइज है हमारा। अगर आप देखते हैं तो हम पीएमईजीपी के अंतर्गत 15 से 35% तक सब्सिडी देते हैं। अगर कोई उद्यमी जो नया उद्योग स्थापित करना चाहता है, मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें केवल नए उद्योग जो करना चाहता है वही इसका लाभ ले सकता है। अगर पहले से उसका एग्जिस्टिंग धंधा है तो उसके लिए वो लाभ नहीं ले सकता है। और इसमें क्या होता है, अगर वो अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है, वो शहर का उद्यमी है, शहर में काम करना चाहता है, और वो सामान्य जनरल कैटेगरी का है तो उसको 15% सब्सिडी मिलती है। लेकिन वही अगर रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिशियरी है, वो शहरी क्षेत्र में काम करना चाहता है तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगी। ऐसे ही जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर ग्राम पंचायत है वो अपना काम करना चाहता है तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में 10% ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। सामान्य श्रेणी के उद्यमी को 25% सब्सिडी मिलेगी। और जो रिजर्व श्रेणी का है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, उनको 35% तक सब्सिडी उसको मिलेगी उसमें। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, यही इस स्कीम की ब्यूटी है। जैसे कोई उद्यमी ने 20 लाख का लोन लिया है और वो कोई उद्योग धंधा स्थापित करता है,
हम लोग उसका एप्लीकेशन लेंगे सबसे पहले। जिस भी एजेंसी के पास वो खादी ग्राम उद्योग आयोग के पास जाता है, वो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के पास जाता है, वो जिला उद्योग केंद्र के पास जाता है, उसका आवेदन लेने के बाद फिर इसमें जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी है जिसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयरमैन है। ये सभी आवेदन हम उस कमेटी में रखते हैं और उस जो आवेदन करता है उसको वो जो कार्य करना चाहता है उसकी बेसिक जानकारी है या नहीं है, ये उससे पूछते हैं। वो उस बता देता है तो उसका फिर हम आवेदन बैंक को भेजते हैं, बैंक सैंक्शन करता है तो हम लोग फिर उस पर सब्सिडी क्लेम करता है और हम सब्सिडी देते हैं। तो जैसे कोई उद्यमी रिजर्व कैटेगरी का है, आरक्षित श्रेणी का है और उसको आप 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, तो 20 लाख रुपए में 35% के हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्र में तो 7 लाख रुपए हम लोग उसको सब्सिडी देते हैं और उसका जो प्रोजेक्ट में खुद का इन्वेस्टमेंट होता है वो केवल 5% होता है, तो उसको उसके हिसाब से 1 लाख रुपए खुद का लगाना होगा। तो इस तरह से 8 लाख रुपए उसके प्रोजेक्ट में से कम हो जाएंगे जो उसको बैंक को वापस करने हैं। तो 20 लाख के प्रोजेक्ट में उसको जो ब्याज देना है वो केवल 12 लाख रुपए के ऊपर ही देना है और जो उसको वापस करना है वो भी केवल 12 लाख रुपए करना है। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि वो उद्यमी काम करेगा तो ही उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर कोई उद्यमी काम नहीं करता है तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी होती है कि ईडीपी ट्रेनिंग लेनी जो कंपलसरी है, तो वो क्या करते हैं? अब सभी जगह पे आपका सेंटर होते हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने पूरे गुजरात में जितने भी रूट सिटी है बैंकों के उन सबको नामित किया है और उनमें अगर हमारा दिक्कत क्या होती है कि कई बार किसी ज़िले के जो उद्यमी हैं उसमें हमारा मिनिमम 20 आदमी का एक बैच होना चाहिए, 15 तक भी होते हैं तो हम लोग करते हैं। लेकिन उस ज़िले में 1 महीने या 2 महीने के अंदर उस एरिया में 15 अगर आवेदन स्वीकृत नहीं हुए तो फिर हम 1 या 2 ज़िले के जो उद्यमी हैं उनको इकट्ठा करके फिर एक सेंटर पे उनको ट्रेनिंग करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो पूरा खादी ग्राम उद्योग आयोग उठाता है। उनके चाय, नाश्ता, उनका रहने का, उनको खाने का वो पूरा खर्चा खादी ग्राम उद्योग आयोग उठाता है। उस उद्यमी को केवल उस ट्रेनिंग सेंटर पर जाने का और आने का ही खर्चा उनको उठाना है। अच्छा, और ये आप जो करो છો કામ એમાં કેવીઆઈસીનું ગુજરાતમાં છેલ્લા 6-7 વર્ષનું કામ કેવું છે? કેટલી અરજીઓ આવે છે અને કેટલી મંજૂર થાય છે? बहुत ही खुशी की बात है गुजरात राज्य के लिए कि ये स्कीम हमारी 2008-9 से शुरू हुई थी और 2008-9 में सितंबर माह में शुरू हुई थी। तो उस साल को अगर हम छोड़ दें, बाकी सभी सालों में 9-10 से लेके अभी तक जितना भी हमें लक्ष्यांक मिला है 100% से ज़्यादा हमारा लक्ष्यांक हम लोगों ने अचीव किया है। और अगर हम पिछले 6 सालों की प्रगति देखते हैं तो अभी तक 2013-14 तक, अगर मार्च 2014 तक की बात करते हैं तो 6,791 नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसमें हमने 205 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है और उसके माध्यम से लगभग 75,000 लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिला है। मतलब जो हमारी पुरानी योजनाओं में करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिला है, उसके अलावा ये 75,000 इस योजना के अंतर्गत लाभ लोगों ने लिया है। हाँ, तो साहब મને એક કોઈ સક્સેસ સ્ટોરી બતાવી શકશો કે આપણે ગુજરાતમાં ટ્રેનિંગ આપી હોય, એને લોન આપી હોય ને એ સક્સેસ થયો હોય, એનો કોઈ દાખલો આપણો કોઈ દૃષ્ટાંત બતાવી શકાય? हाँ, हमारे नज़रों में तो सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत सी सक्सेस स्टोरी है। मैं एक सक्सेस स्टोरी आपको जो बिल्कुल रिमोट क्षेत्र में है, हमारा कच्छ में एक यूनिट हुआ था समख्याली में, उसने लगभग 6 लाख रुपए का लोन से काम शुरू किया था और आज उसकी 2 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है। वो करीब 55 से 60 लोगों को सीधे एम्प्लॉयमेंट रोजगार दे रहा है और इसके अलावा भी वो जो बहनें जो एसएचजी बनाती है उनके माध्यम से गांव में वो अपनी मार्केटिंग करता है और वो हर्बल प्रोडक्ट बनाता है। हर्बल शैम्पू है, हर्बल साबुन है, ब्यूटी लोशन है। और जो ये तारक मेहता की उल्टा चश्मा की एक बहन है, दया बहन, वो अब उसने अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाई है। अच्छा, गुड। तो आप उसको आप आज लोन लઈને તાલીમાર્થી બહાર આવે, પ્રોડક્શનમાં જાય, પછી એનું માર્કેટિંગમાં પણ તમે મદદ કરો? हाँ, बिल्कुल। अगर उसका ऐसा कोई उत्पाद प्रोडक्ट बनाता है जो हमारे एग्जीबिशन लगते हैं उनमें बिक्री हो सकता है, तो हम लोग ज़्यादातर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल चार्ज लेके उनको जो हमारी एग्जीबिशन में हम लोग उनको नामित करते हैं, वो वहाँ पर जा कर के अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। और अभी भी हमारे मतलब ये यहाँ पे अहमदाबाद में, महसाणा में एक एग्जीबिशन चल रही है
और उसमें यही है कि भाई उनका प्रोडक्ट ऐसा सेलेबल होना चाहिए, जैसे कोई अच्छा बैग बनाता है, कोई चप्पल बनाता है, कोई रेडीमेड गारमेंट बनाता है, जो आइटम उसमें चल सकते हैं तो हम लोग वहाँ पे। उसके अलावा हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन के अलावा स्टेट लेवल एग्जीबिशन होता है, फिर नेशनल लेवल एग्जीबिशन होता है। जैसे गुजरात के जो उद्यमी हैं जिन्होंने लाभ लिया है, दूसरे प्रदेश में हम भेजते हैं, और कई तो हम लोग इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी जाते हैं। हमारा एक दूसरा, मैं सक्सेस स्टोरी बताऊं, अमृत फूड प्रोडक्ट करके है, उसने 6 लाख रुपए का लोन लिया था, करीब आज उसकी 1,75,00,000 रुपए की सेल है, और वो हमारे यहाँ से माध्यम से ही अभी साओ पालो ब्राज़ील में जाके आया है। और एक और मुस्लिम भाई है, वो यहाँ पर हमारा सैयद भाई, उसका एच अप्रैल करके यूनिट है, उसने पीएमईजीपी में ही लोन लिया था, रेडीमेड पैंट और शर्ट बनाता है, उसको हमने अभी मस्कट भेजा है। एक कैसी प्रोसेसिंग का यूनिट है वलसाड़ में, उसको भी हम लोगों ने फॉरेन एग्जीबिशन में भेजा था। और कई लोगों को नेशनल अवार्ड भी, हमारे जो पीएमईजीपी आरईजीपी यूनिट के बेनिफिशियरी है उनको नेशनल अवार्ड भी मिले। વેરી ગુડ, સરસ. બહુ આપે કેવીઆઈસીની સરસ માહિતી, પ્રેરણાદાયક માહિતી આપી, એના માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. और हाँ, आपका भी बहुत बहुत आभार। और हमारा तो सबसे एक ही निवेदन रहेगा कि जो भी बेरोजगार व्यक्ति है वो हमारी योजना कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, हमारा उन सबसे अनुरोध है कि वो ज़रूर हमारी योजनाओं का लाभ ले। बहुत बहुत धन्यवाद। થેન્ક યુ. ઉદ્યોગ સાહસિક મિત્રો, કેવીઆઈસીના ગુજરાતના ડાયરેક્ટર શ્રી સંજય હેડવ સાહેબ આપણી સાથે છે. બહુ ડાયનેમિક ડાયરેક્ટર છે. મહારાષ્ટ્રમાં એને ઘણું સારું કામ કરેલ છે. એને બે ત્રણ પ્રશ્નો પૂછવાની ઈચ્છા થાય છે. સાહેબ નમસ્કાર સર. नमस्कार. હવે केवीआईसी गुजरात में इतना पॉपुलर नहीं है. केवीआईसी मीन्स यहाँ के लोग तो ऐसा ही समझते हैं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का चलता है, ऐसा ही खादी का ही चलता है, ऐसा ही है. तो उसको पॉपुलर करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं अभी? पिछले 2 साल से नहीं, करीब 5-6 साल से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग एक पूरे भारत में रहने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है. इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग हर स्टेट में पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पब्लिसिटी के तहत गुजरात में लगातार 2-3 सालों से पूरे भारत में जितने एग्जीबिशंस हुए नहीं नेशनल लेवल, उतने लास्ट 2 साल से हमने नेशनल लेवल एग्जीबिशंस यहाँ पर किए हुए हैं, और जिसका सेल मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लेवल पे हुआ है. और लोगों को खादी के साथ विलेज इंडस्ट्रीज़ क्या है इसके बारे में जानकारी देने हेतु बार बार हम लोग पेपर का सराहा लेते हैं, और मैं समझता हूँ आज हमारे ऑफिस में आप आए हैं, और इस ज़रिए से भी विलेज इंडस्ट्रीज़ का जो प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होगा. मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग सिर्फ खादी कपड़ा नहीं बनाती, बल्कि विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत बड़े काम यहाँ पर कर रही हैं. और पब्लिसिटी के तहत और पीएमईजीपी के तहत, जैसा हमारे विजेंद्र सिंह जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उन्होंने बताई है आपको पहले, कि हम लोग अलग अलग उद्योगों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ के लिए 25 लाख तक का लोन देते हैं. उसमें कुछ सब्सिडी भी हम लोग देते हैं, और उसके तहत जो भी एंटरप्रेन्योर सामने आता है उसके लिए एग्जीबिशन के माध्यम से मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करा के देते हैं. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी छोटी मोटी, जहाँ जहाँ पर भी अवेलेबल है, या हमारी बैंक से मनोनीत या हमारे से मनोनीत जो संस्था हैं उनके द्वारा हम ईडीपी ट्रेनिंग भी देते हैं. और उसके तहत जो भी बंधु भगिनी हमारे पास आती हैं उनको हम एक अलग टाइप का ट्रेनिंग जो 11 या 12 दिन का होता है वो ट्रेनिंग उनको देते हैं, और 3 दिन का भी एक स्क्रैश कोर्स वाला एक ट्रेनिंग छोटा सा है हमारे पास, वो भी हम उनको ट्रेनिंग में देते हैं. उसमें क्या क्या पढ़ाते हैं उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती हैं, बट ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया हुआ सिलेबस है. उस सिलेबस के मुताबिक हम अलग अलग ट्रेनिंग में अलग अलग सिलेबस के मुताबिक उसमें काम करते हैं. और मैं समझता हूँ आने वाले 1 या 2 साल में खादी और ग्राम उद्योग की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आजकल की दौर में जो चल रही हैं, स्वच्छ भारत, खादी पहनो, ये आप देख ही रहे होंगे मीडिया में, तो मैं समझता हूँ कि इससे खादी अधिकता से अधिक पॉपुलर होगी. साहब, एक आपने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया है, तो आप न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, जो लड़के लड़कियां आ रही है, उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसे वो आए, क्या इंडस्ट्री में आए, कैसे इंडस्ट्री में आए, और ईजीपी में जो पीएम ईजीपी में एप्लीकेशन करे तो क्या क्या ख्याल रखे
उसके बारे में थोड़ा आप सजेस्ट कर सकते हैं, सूचन कर सकते हैं? मैं तो समझता हूँ नए एंटरप्रेन्योर्स जो आ रही हैं, पहली बात तो जैसा आपको भी मालूम है कि हमारा जो शिक्षण है, पहली बात जो ग्रेजुएट बच्चे हमारे पास आते हैं और जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो उनके मनों में बहुत असंख्य प्रश्न होते हैं कि क्या मैं सर्विस करूं, कि क्या मैं कौन सा उद्योग डालूं, और अगर उद्योग डालूं भी तो मेरा उद्योग सचमुच में सक्सेसफुल होगा, अनसक्सेसफुल होगा तो मैं क्या करूंगा। भारत में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी विधवाएं बहनें, बहुत सारी यंग जो लड़कियां होती हैं अपने घरों में जाती हो, कुछ दिनों के बाद डाइवर्स होने के बाद हमारे पास आती हैं ट्रेनिंग के लिए या उद्योग धंधे के लिए। मैं यंग लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो, जो शिक्षण आप ले रहे हो, उसको सीरियसली दिल में रहते हुए वो ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। सिर्फ पिताजी ने स्कूल में भेजा, सिर्फ पिताजी पैसा खर्चा करके इंजीनियरिंग की डिग्री लेना या कुछ और भी ट्रेनिंग लेना ये ना करे। तन मन धन से उस ट्रेनिंग को क्या है उसको समझ करके अगर वो ट्रेनिंग लें तो वो एंटरप्रेन्योर जो होगा वो सही एंटरप्रेन्योर होगा और उसको अपने उद्योग धंधे में पूरी ऊंचाइयां छूने तक वो जा सकता है। अब रही बात कि क्या मैं उनको सलाह दूं कि वो क्या करे पीएमईजीपी के अंदर में। पीएमईजीपी एक बहुत अच्छी सरल स्कीम है जिसमें मैं समझता हूँ भारत में एक अच्छी स्कीम उभर करके आई है जिसमें हमने कई करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया और हमारा ही एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जिसने सबसे ज़्यादा रोज़गार इस स्कीम के द्वारा भारत में दी हुई है। मैं समझता हूँ मेरे यहाँ पर फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं करीब 40 देशों से, 50 देशों से, और उनका कहना है कि ये स्कीम हमारे देशों में अगर लागू करनी होगी तो आपको वहाँ कुछ दिनों तक आना होगा। और आज उनकी समस्या हम देख रहे हैं, आप मसलन यूरोपियन कंट्रीज़ की बात मैं करूं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की मैं बात करूं, ऐसी कोई भी स्कीम वहां पर लागू नहीं है जिसके तहत बेरोजगारों का प्रश्न छूटे। अब रही बात कि ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको आज की डेट में पता ही नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज आफ्टर ग्रेजुएशंस उनके लिए काम कर सकती हैं। मैं इस माध्यम के द्वारा सभी कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, ट्रस्टीज़ हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए कॉलेज में, नोटिस बोर्ड, जहां पर गवर्नमेंट की स्कीम आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम बच्चे अपने आप में उपलब्ध करा सकते हैं रोजगारी के लिए, वो एक छोटा सा बैनर या एक छोटा सा स्पेस उनको कॉलेज में मुहैया कराना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, कोई नई टेक्नोलॉजी से जाना चाहिए कि ऐसा कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग जो है हमारी बहुत सारी जो ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्थिति है और जो बात हम लोग करते हैं बार बार कि हमारा टारगेट ओरिएंटेड स्कीम होती हैं और बहुत सारे जो पुराने परंपरागत जो ट्रेनिंग है उसी के ऊपर हम लोग सीमित है। मसलन के तौर पे टेलरिंग, मसलन के तौर पे ब्यूटी पार्लर, मसलन के तौर पे सिलाई और कढ़ाई और कुछ। मैं समझता हूँ इमिटेशन ज्वेलरी का दौर चल रहा है, फैशन डिज़ाइनिंग का दौर चल रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग का दौर चल रहा है। मोबाइल आज सब लोग यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप अभी सब लोग यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट सब लोग यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। हमारे घरों की बड़ी समस्या है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे असंख्य प्रश्न अपने पास है। और अगर मैं आज अपनी डेट में देखूं कि अगर मैं सिर्फ किसी प्लम्बर को बुलाना हो तो मुझे 3 दिन के बाद प्लम्बर मिलता है और इसकी बहुत आवश्यकता मैं समझता हूँ है। छोटे छोटे रिपेयर्स होते हैं बट एक प्लम्बर एक नल ठीक करने का, आपके घर में भी आप अगर किसी प्लम्बर को बुलाते हैं तो वो 400 रुपया ले जाता है विद इन 10 और 15 मिनट्स, 200-300। तो अगर हम लोग 12 घंटे भी अगर एक प्लम्बर बराबर काम करें किसी सोसाइटी में तो मैं समझता हूँ उसको ज़्यादा अच्छी रोज़गारी इसके द्वारा मिल सकती है। अपनी जो कार रिपेयरिंग की जो बात चल रही है, बहुत सारी महिला वर्ग इसके अंदर आ रहा है, बहुत सारी महिलाएं काम इसमें कर रही हैं और उनको गाड़ी चलाने के बाद अगर वो गाड़ी बंद हो तो किसके कारण गाड़ी बंद हुई ये पता नहीं चलता, तो उसको 4 व्हीलर्स ट्रेनिंग मैं समझता हूँ वो देने की आवश्यकता है। इंजन यानी क्या, प्लग यानी क्या, कार्बोरेटर यानी क्या, कैसी गाड़ी खुलती हैं, क्यों गाड़ी बंद होती है, एसी में क्या होगा, गाड़ी लॉक हुई तो क्या कर सकते हैं, ये सब के सब ट्रेनिंग्स मैं समझता हूँ आज के दौर में बहुत ज़रूरी के ट्रेनिंग्स हैं। देन स्विमिंग टैंक जो क्रैक फिलिंग्स हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस ट्रेनिंग्स है, ये बहुत सारी की आवश्यकता मैं समझता हूँ आने चाहिए। और जैसा कि जो टीवी कैमराज जो आ रही हैं आजकल, मैं समझता हूँ ये नया है, फोटोग्राफी है, इसकी ट्रेनिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फेसबुक का ज़माना है और हर कोई चाहता है कि मैं फेसबुक के द्वारा सब लोगों से सम्मिलित हूँ, तो उसके फोटोग्राफी के भी मैं समझता हूँ अच्छे अच्छे ट्रेनिंग उपलब्ध हम लोगों ने करना चाहिए। देन NIFT, NID
के लोगों के साथ जुड़ करके कुछ नए डिज़ाइंस हम कैसे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमको सोचना होगा। अच्छा सर, अपनी केवीआईसी की जो ये ऑफिस है, मान लो कि आपका कांटेक्ट करना है तो न्यू एंटरप्रेन्योर्स कहाँ कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे आपकी ऑफिस होती है या गुजरात में कौन सी जगह पे आपकी ऑफिस? हमारी सिर्फ गुजरात में एक ही ऑफिस है, जो ई ब्लॉक 4th फ्लोर सेंट्रल कैपिटल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उसमें हमारी 4th फ्लोर पे ऑफिस है। और डिस्ट्रिक्ट में हमारा कोई ऑफिस नहीं है, बट डिस्ट्रिक्ट में डीआईसी में केवीआईबी और डीआईसी के लोग, ये दोनों लोग आपको उपलब्ध हो सकते हैं। और जो पीएमईजीपी स्कीम है वो उनके पास भी हमारी स्कीम का पूरा ब्रोशर वगैरह पूरा उपलब्ध रहता है। फॉर्म भी वहाँ मिलते हैं? फॉर्म्स भी वहीं पे मिल जाते हैं। अच्छा, थैंक यू साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से केवीआईसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। आपका खूब खूब आभार। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमने आपके पास आना चाहिए बट आप हमारे पास आए। आपका स्वागत है और मैं चाहता हूं कि आपकी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो बहुत आगे बढ़ें। मेरे पूर्ण शुभकामनाएं उनके साथ हैं और आप यहाँ पर आएँ, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आभार। थैंक यू। Thank you.